कैसे हैं आप सब। तो बच्चे आज हम +2 इलेक्टिव इंग्लिश के अंदर जो आपको बुक लगी है डियर टू ऑल द म्यूजेस, उसके अंदर चैप्टर नंबर 11 है जो स्टोरी द स्नॉब, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम कैप्शन टाइटल देख लेते हैं स्टोरी का, द स्नॉब। हु इज़ अ स्नॉब? स्नॉब इज़ एन एडजेक्टिव, स्नॉबरी जो है वो नाउन है, इसी से वर्ड बना है स्नॉबरी। तो बेटा स्नॉब कौन होता है? स्नॉब इज़ अ पर्सन हु थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, हु बिलीव्स इन शोइंग ऑफ। तो स्नॉब एक ऐसा पर्सन है जिसको जो शो ऑफ करने में बिलीव करता हो, ठीक है, जो खुद को दूसरों से सुपीरियर समझे। स्नॉब हम उसे भी बच्चे बोल सकते हु इज टू मच वरिड अबाउट हिज और हर सोशल स्टेटस, जो अपनी सोशल स्टेटस को लेके बड़ा ही वरिड रहता हो, है ना, कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और ऐसा पर्सन अंदर से बहुत खोखला सा होता है, बट मतलब उसको शो ऑफ करने में बहुत मज़ा आता है कि हाँ मैं थोड़ा बाकियों से सुपीरियर हूँ। So the caption is clear to all. So the story has been written by Morley Callaghan. तो सबसे पहले बेटा जो इंट्रोडक्टरी पैरा दिया हुआ है हम वो पढ़ते हैं। जो राइटर है मॉर्ले कैलेगन, he is basically a Canadian novelist, playwright and he has penned down some short stories also. ठीक है, तो राइटर ने कुछ नॉवल लिखे हैं, कुछ प्लेज भी लिखे हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, है ना। हम भी आज स्टोरी ही पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा इनका पहले हम देख लेते हैं लाइफ स्पैन 1903 टू 1990, मीन्स ही इज़ नो मोर नाउ, ही हैज़ लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड। तो अभी जैसे मैंने एक लाइन बोली थी ना, ही इज़ अ कैनेडियन नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, तो वहाँ पे लेकिन इज़ लगाया है ना, बट लाइफ स्पैन के हिसाब से ही इज़ नो मोर नाउ। तो बच्चे जो राइटर्स होते हैं ना अपने राइटिंग्स के थ्रू वो हमेशा जिंदा ही रहते हैं, इजंट इट, तो इसलिए हमने वहाँ पे इज़ यूज़ किया है। तो मॉर्ले कैलेगन बिगेन टू राइट while he was still a student। राइटर के बारे में हमें बताया गया है कि उन्होंने कब लिखना शुरू किया, जब वो बहुत यंग एज में थे। he was still a student, वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट ही थे, ठीक है, स्कूलिंग टाइम उनका चल रहा था। the word he writes about is a bleak industrial one and his characters are taken from the lower classes। तो बेटा यहाँ पे वर्ड इन द सेंस कि जो अपनी राइटिंग्स में वो जिस तरह की पिक्चर हमें दिखाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें वो पोर्ट्रे करते हैं, तो वो कैसे दुनिया हमें दिखाते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू, इज़ अ ब्लीक इंडस्ट्रियल वन। ठीक है, उनकी जो भी हम मतलब उनके जो नॉवल हैं, उनकी जो प्लेज हैं लिखे, जो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो उसमें वो किस तरह की दुनिया दिखाते हैं, बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही जिसमें टफ सी लाइफ हो, इस तरह का एनवायरनमेंट वो अपनी राइटिंग्स में उन्होंने दिखाया है। बच्चे ब्लीक होता है, आप जैसे हम कहते हैं ना धुंधला सा, होपलेस कह लो आप, एंड इंडस्ट्रियल वन मीन्स कि उनके करेक्टर जो हैं वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास से हैं, जैसे फैक्ट्री गोइंग हो गए। हिज करेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द लोअर क्लासेस। तो बेटा हम सभी को पता है बेसिकली द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड देन द लोअर क्लास। अपर क्लास में आगे बच्चे टू मच रिच पीपल, ठीक है, मिडिल क्लास में आगे एवरेज, ठीक है, जो ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और लोअर क्लासेस में मीन्स सबसे जो लो रैंक है, जो पुअर पीपल हैं, सबसे थर्ड वाला रैंक है लोअर क्लास जो है, इनकी परसेंटेज ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी ही होती है सोसाइटी में। ही इज़ कंसर्न्ड विद इवेंट्स। तो जो राइटर है मॉर्ले कैलेगन, वो ज़्यादातर किन के बारे में लिखना पसंद करते हैं? विद इवेंट्स। इवेंट्स होती हैं बच्चे घटनाएं, इंस्टांसेस ऑफ एक्सपीरियंस, इंस्टांसेस हो गए एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस कुछ तजुर्बे होना, एंड विद द हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स दैट डिटर्मिन पीपल्स बिहेवियर। तो जो राइटर है वो कौन सी घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं, लिखते हैं, किन के बारे में? जो लोगों के बच्चे तजुर्बे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप झगड़े कह लो, जैसे 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, एक तो हो गए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, हमारा किसी के साथ मान लो झगड़ा हो गया, कुछ आर्गुमेंट हो गया, तो वो हुआ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। बट एक होता है हिडन कॉन्फ्लिक्ट। अब हिडन कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, क्योंकि ये बंदा अपने ही आप, जो बच्चे खुद से खुद की लड़ाई है, कहते हैं ना, कुछ है जो अंदर ही अंदर इंसान को खा रहा है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो बंदा अपने मन में किसी चीज़ को लेकर खुद से आर्गुमेंट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है हिडन कॉन्फ्लिक्ट। दैट डिटर्मिन पीपल्स बिहेवियर, ठीक है, कुछ बच्चे किसी को कोई तजुर्बा हुआ, कुछ किसी के मन में कुछ हिडन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जब बंदे के साथ ये चीज़ें हो रही हों, तो ऑब्वियसली उसके जो बिहेवियर है ना, उसमें वो चीज़ ऑटोमेटिकली शो हो ही जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों का बिहेवियर फिक्स करती हैं, डिटर्मिन करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में राइटर ने, मॉर्ले कैलेगन ने अपनी राइटिंग्स में बताया है, लिखा है। वाइल रीडिंग द स्टोरी पे स्पेशल अटेंशन टू द फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, आप करते हो ना अपने सिलेबस में, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
कहते स्टोरी को पढ़ने के दौरान आपने एक फ्रेज आएगी उसमें साथ में लिखी हुई है इन कॉमर्स, तो कहते उस पर आप स्पेशल अटेंशन दीजिए, उस पर हमने खास ध्यान देना उस पर, क्योंकि वो रिपीट होगी इस स्टोरी में, दोबारा फिर आएगी। समथिंग वेरी प्रीशियस दैट ही वांटेड टू होल्ड सीम्ड क्लोज टू डिस्ट्रक्शन। तो फ्रेज अब यहाँ से बेटा स्टार्ट होती है, समथिंग वेरी प्रीशियस, कुछ ऐसा जो बहुत ही अनमोल था, कुछ ऐसा जो बहुत ही कीमती था, जो वो पकड़ के रखना चाहता था। अब ही किसके लिए आया है, ठीक है, वो आगे जाके स्टोरी में देखेंगे ही किसके लिए इन्होंने यूज किया है। समथिंग वेरी प्रीशियस दैट ही वॉन्टेड टू होल्ड सीम्ड क्लोज टू डिस्ट्रक्शन। बच्चे डिस्ट्रक्शन होता है तबाही, जैसे हम बोल देते हैं ना, कोई चीज खत्म होनी, तो कहते कुछ ऐसी चीज थी कोई जो पकड़ के रखना चाहता था और वो लगा कि बस उसके हाथ से वो चीज चली गई, वो चीज बस खत्म हो गई, ठीक है, अब मतलब टोटली वो चीज का एंड है बस अब। तो ऐसी कौन सी चीज थी वो स्टोरी में आगे हम पढ़ेंगे। द सेम आइडिया इज रिपीटेड इन द लास्ट पैराग्राफ। तो बेटे ये स्टोरी जैसे पॉइंट्स में डिवाइडेड की हुई है, तो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में ये जो आइडिया है वहां भी आएगा, वहां भी मतलब इस बात को क्लियर किया गया होगा लास्ट में जाके कि क्या मीनिंग है इस फ्रेज का। वट वॉज जॉन आफ्रेड ऑफ लूजिंग, ऐसी कौन सी चीज थी जो जॉन को डर था कि वो खो देगा। तो बच्चे हमें यहाँ पे एक करेक्टर का नेम पता लग गया स्टोरी में। वेरी फर्स्ट करेक्टर इज जॉन। व्हाट डज ही रियली लूज इन द एंड, अल्टीमेटली वो क्या चीज है जो एंड में जॉन जो है लूज कर देता है, खो देता है। एंड वी विल read the story and we will try to find out. तो बच्चे, as I earlier told you, the story has been divided into points. Here comes the first para. It was at the book counter in the department store that John Harcourt, यहाँ पे उसका सरनेम भी आ गया, the student caught a glimpse of his father. बच्चे glimpse होता है झलक, एंड डिपार्टमेंट स्टोर हो गया एक ऐसा स्टोर जहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे हों, है ना, अलग अलग आइटम्स, वहाँ पे हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ कोई बुक काउंटर है, कोई ईटेबल आइटम्स का काउंटर है, लाइक दैट। वहाँ पे बुक काउंटर पे एक डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ पे बुक काउंटर पे जो जॉन है, जो एक स्टूडेंट है, उसने अपने फादर को देखा, जस्ट एक झलक सी देखी, कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फादर। एट फर्स्ट कुड नॉट बी श्योर इन द क्राउड दैट पुश्ड अलोंग द आयल। बेटा ऐसे इसमें साइलेंट है, AISLE वर्ड लिखा है ना, इसको आयल बोलना है हमने। तो एकदम से ना उसको श्योर नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो भीड़ कहाँ पे लगी हुई थी, तो बच्चे आयल बोलते हैं जैसे मान लो आप क्लास में बेंचेस लगे होते हैं, है ना, या इवन थिएटर में जैसे चेयर्स लगी होती हैं, तो जो रो होती है प्रॉपर लगी होती है, लाइन लगी होती है चेयर्स की, उसके उनके जैसे 2 रोज लगी, उनके बीच की जो खाली स्पेस है ना, जो ब्लैंक स्पेस होती है बीच में, उस जगह को बोलते हैं हम आयल, ठीक है। अब जैसे काउंटर है वहां पे लगे हो डिपार्टमेंट स्टोर में, ठीक है, तो वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है। एट फर्स्ट उसको शुरू में ऐसे यकीन नहीं आया कि, क्योंकि भीड़ बहुत थी, couldn't be sure in the crowd that pushed along the aisle, but there was something about the color of the back of the elderly man's neck. अब बच्चे elderly man किसको बोला गया है, ऑब्वियसली उसके फादर को, ठीक है, क्योंकि उसी की बात हो रही है ना इस फर्स्ट पैरा में। तो स्टार्टिंग में उसको लगा कि नहीं, शायद मुझे कुछ डाउट सा हुआ, शायद मेरे फादर नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली रिकग्नाइज कर गया, उसने क्या पहचान लिया, उसके फादर के जो जो नेक थी, उसका बैक पोर्शन का जो कलर था, उससे वो पहचान गया कि नहीं, डेफिनेटली ही इज माई फादर। समथिंग अबाउट द फेडेड फेल्ट हैट ही न्यू वेरी वेल। उसके फादर ने एक हैट पहनी हुई थी जो फेडेड है, डिम सी हो गई है, तो वो पहचान गया, ही न्यू वेरी वेल, उसको अच्छे से पता था। हारकोट वॉज स्टैंडिंग विद द गर्ल ही लव्ड बाइंग अ बुक फॉर हर। तो जो जॉन हारकोट है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो डिपार्टमेंट स्टोर में किसके साथ खड़ा हुआ है, एक लड़की के साथ, टू होम ही यूज्ड टू लव, ठीक है, जिससे वो प्यार करता था। बाइंग ए बुक फॉर हर, और वो उसके लिए एक बुक खरीद रहा है वहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में। ऑल आफ्टरनून ही हैड बीन टॉकिंग टू हर, सारी दोपहर वो उससे बात करता रहा था, ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से, बट विद एन एंशियस डिफिडेंस। एंशियस होता है कंफर्टलेस, ठीक है, थोड़ी बेचैनी सी, और डिफिडेंस हो गया बेटा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। एज इफ देयर स्टिल रिमेन्ड इन हिम, तो वो बात तो कर रहा था उसके साथ, he was not feeling comfortable, as if there still remained in him an innocent wonder that she should be delighted to be with him। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, इनोसेंट वंडर, कुछ ऐसे भोलेपन वाला मैजिक कह सकते हैं हम, कि उसको लगा कि हाँ नहीं, ये जो लड़की है, शी शुड बी डिलाइटेड। डिलाइटेड होता है खुशी होना, कि मतलब उसको खुश होना चाहिए कि हाँ मैं जॉन के साथ हूँ। फ्रॉम अंडरनीथ, अंडरनीथ होता है बेटा बिलो,
नीचे फ्रॉम अंडरनीथ, तो उसकी हैट के नीचे, उस लड़की ने जो हैट लगाई हुई है वाइड ब्रिम्ड, उसके जो चौड़े किनारे वाली जो हैट है मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, हम हिंदी में बोलते थे तिनका, ठीक है, उस टाइप की उसकी हैट स्ट्रॉ की बनी हुई है। तो उसकी हैट के नीचे हर फेस, उसका जो कलर है, उसके कम्प्लेक्शन है जो बहुत फेयर कम्प्लेक्शन गर्ल थी वो, एंड ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग। अब जहाँ स्ट्रॉन्ग का मीन्स ये नहीं है कि दैट शी इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नो, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ विद इट्स एक्सप्रेशन ऑफ कूल इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस मीन्स जैसे आत्मनिर्भरता होती है ना, तो वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट है। केप्ट टर्निंग अप टू हिम, तो बीच बीच में जैसे उसकी ओर भी वो मुड़ रही थी ना, देख रही थी उसकी ओर, एंड समटाइम्स स्माइल्ड एट व्हाट ही सेड, और जो वो बोल रहा था, ठीक है, वो स्माइल कर रही थी, उसकी बात भी सुन रही थी। दैट वॉज द वे दे ऑलवेज टॉक्ड, तो वो हमेशा इसी तरह बात करते थे आपस में, नेवर डेयरिंग टू शो मच फुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अपनी इमोशंस हालांकि शो नहीं करते थे। दैट वॉज द वे दे ऑलवेज टॉक्ड, वो हमेशा इसी तरह बात करते थे कि हाँ थोड़ा सा वो स्माइल कर रहा है और वो ठीक है उसकी बात सुन रही है। वो दोनों यहाँ पे, दोनों के नीचे यहाँ पे थोड़ी मैच की कि दोनों ही अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते थे। नेवर डेयरिंग, डेयरिंग होता है जैसे हिम्मत करनी है ना, हम जैसे सेंटेंस बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू। हारकोट हैड जस्ट बॉट द बुक, तो हारकोट ने अभी बुक जस्ट अभी खरीदी थी, हैड जस्ट बॉट द बुक, जो उसने बुक ली थी, एंड हैड रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर द मनी, अब उसको ठीक है पे करना था, तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला विद अ फ्री रेडी जेस्चर, बट जेस्चर होता है हाव भाव, एक्सप्रेशन कह लो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया हो रहा कि जॉन भी थोड़ी ही बिलीव्स इन शोइंग ऑफ, टू मेक इट अपीयर, ऐसे दिखाना चाहता है वो दैट ही वाज अकस्टम्ड टू, बट अकस्टम्ड होता है कि वो मतलब मैं तो हैबिचुअल हूँ, मैं तो जैसे यंग गर्ल्स को ना ऐसे बुक्स खरीद के देता ही रहता हूँ। यहाँ पे ना जॉन, द कैरेक्टर ऑफ जॉन इज रिवील्ड हेयर, है ना, हमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पैरा से आइडिया हो गया कि जो लड़की है शी इज टू मच, वेरी मच कॉन्फिडेंट, और जॉन उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, ठीक है, तो उनमें कंट्रास्ट है दोनों के जो कैरेक्टर में। तो वो उसने ऐसे शो किया कि हाँ मैं तो मतलब खरीदता ही रहता हूँ। ही वॉज अकस्टम्ड टू बाइंग बुक्स फॉर यंग लेडीज, अकस्टमर हो गया हैबिचुअल होना या यूज्ड टू होना। When the white haired man, बेटा white haired इसके बाद फेड हो चुके हैं, old man कौन है, फादर ऑफ जॉन हारकोट, राइट। इन द फेडेड हैट, यस यहाँ पे बेटा हैट आ गया ना, वहाँ पे डबल टाइम जो दैट आया, इट मीन्स दैट हैपन ड्यू टू सम प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, इट मे हैपन, तो वहाँ पे भी हैट ही है। इन द फेडेड हैट, जिन्होंने बहुत वो पुरानी सी डिम सी हैट पहनी हुई है, एट द अदर एंड ऑफ द काउंटर, तो बेटा जैसे काउंटर लगा हुआ है ना, बुक काउंटर है, तो आप मान लो कि लेफ्ट साइड जॉन खड़ा हुआ है, राइट साइड उसके फादर खड़े हुए हैं, ठीक है, इन दैट वे। टर्न्ड हाफ टुवर्ड्स हिम, थोड़ा सा उसकी ओर घूमे, बॉडीली उनकी मतलब पोस्चर वैसा बन गया। एंड हारकोट न्यू ही वॉज स्टैंडिंग ओनली अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हिज फादर, अब हारकोट को पता था कि वो जस्ट 1 और 2 फीट अवे है अपने फादर से। तो अभी सीन क्या है कि जॉन और ग्रेस जो हैं उनमें आर्गुमेंट शुरू हो गया है। नॉट स्पेशली, हु डज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो ग्रेस है वो बोल रही है जॉन को कि कहती है ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं डिपार्टमेंट स्टोर में आई हूँ, या भीड़ है या गर्मी है तो मैं लोगों को पसंद नहीं कर रही हूँ। कहती है ऐसे कौन करता है और तुम ये क्या बात कर रहे हो। एनीबडी कुड सी यू डोंट, कहता जॉन कहता कि नहीं, कहता कोई भी देख सकता है, कोई भी ये फील कर सकता था कि तुम नहीं करती ऐसे लोगों को पसंद। ही सेड रेकलेसली फुल ऑफ ए सैवेज ईगरनेस टू हर्ट हर, और उसने बड़े रैश होके बड़े हार्श वे में ये बात कही, मतलब बहुत उसको ना हर्ट करना चाहता था, ईगरनेस उसके अंदर थी टू हर्ट हर। आई से यू डोंट लाइक सिंपल ऑनेस्ट पीपल, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट ऑल ओवर द सिटी। अब जॉन ने यहाँ क्या बोला, कहता मुझे पता है तुम ऐसे सिंपल और ऑनेस्ट लोगों को ना पसंद नहीं करती हो, और सारे शहर में ऐसे लोग हैं ऑल ओवर द सिटी, और पूरे शहर में तुम मिलती हो ऐसे लोगों से, बट तुम उनको पसंद नहीं करती। He blurted the words out as if he wanted to shake her, but he was longing to say, "You won't like my family." Blurted होता है बिना सोच विचार किए, without thinking। उसने ये वर्ड्स बोले जैसे वो ना उसको बहुत बुरी तरह से मतलब उसको हर्ट करना चाहता है। He wanted to shake her, बट ही वॉज लॉन्गिंग टू से, लेकिन वो क्या कहना चाहता था, मतलब उसको ऐसे हिलाना चाहता था कि देखो मैं तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, तो लेकिन एक्चुअली वो क्या कहना चाहता था, ही वॉज लॉन्गिंग टू से यू वॉन्ट लाइक माई फैमिली, कि तुम मेरी फैमिली को पसंद नहीं करोगी क्योंकि मैं तो तुम्हारी तरह हाई फाई सोसाइटी को नहीं बिलोंग करता हूँ। वाई कुडंट आई टेक यू होम टू हैव डिनर विद देम, कि मैं तुम्हें घर क्यों नहीं लेके जा सकता कि अपनी फैमिली के साथ डिनर करवाऊँ।
यू वुड रेदर नोज एट हिम बिकॉज दे हैव नो प्रिटेंशंस। कहता अगर ले गया तो तुम तो मतलब नाक मुंह बनाओगी कि ये कहाँ पे मुझे लेके आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सिंपल पीपल हैं, वो बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं और उनके अंदर दिखावा कुछ नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं कि वो कुछ शो ऑफ करना चाहते हो या दिखावा हो उनके अंदर, नो प्रिटेंशंस। एज सून एज माई फादर सॉ यू ही न्यू यू वुडंट वॉन्ट टू मीट हिम। कहता जैसे ही मेरे फादर ने तुम्हें देखा उन्हें पता था कि तुम उन्हें मिलना नहीं चाहोगी। आई कुड टेल बाय द वे ही टर्न्ड। कहता मैं ये श्योरली बता सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मेरे फादर मुड़े हैं और उन्होंने देखा नहीं, बैग एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर से जैसे वो निकले हैं तो उनके जाने के तरीके से मैं ये बता सकता हूँ। बट वी ऑल नो ना, ग्रेस के मन में ऐसा कुछ नहीं है, ये जॉन खुद ही अज्यूम करे जा रहा है। हिज फादर ऑन हिज वे होम नाउ ही न्यू एंड दैट इवनिंग एट डिनर दे वुड मीट। अब उसके फादर तो चले गए हैं, अब जॉन सोचता है कि वो घर पे पहुंच गए होंगे और शाम को रात को फिर वो मतलब डिनर पे मिलेंगे। हिज मदर एंड सिस्टर वुड टॉक रैपिडली बट हिज फादर वुड से नथिंग टू हिम और टू एनीवन। और जॉन को ये भी अच्छे से पता था कि घर पे जैसे मदर हैं, उसकी सिस्टर हैं, तो वो बात करेंगे आपस में रैपिडली, ठीक है, बातें कर रहे होंगे बहुत तेज़ी से एक दूसरे से, लेकिन उसके फादर कुछ नहीं कहेंगे, उसको एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे जॉन को, और ना वो किसी और को कुछ बताएंगे। There would only be Harcourt's memory of the level look in the blue eyes and the knowledge of his father's pain as he walked away. लेकिन जॉन को लगा I can't forget जो भी हुआ है आज डिपार्टमेंट स्टोर में, तो मेरी मेमोरी में तो हमेशा रहेगा। एक लेवल लुक जो थी, एक सैड लुक थी मेरे फादर की ब्लू काम आइज में, और जो फादर को पेन थी कि हाँ मेरे बेटे ने सामने होते हुए भी मुझे बुलाया तक नहीं, इग्नोर किया, टोटली अवॉइड किया, तो जिस हिसाब से वो निकले हैं तो जॉन को लग रहा है कि मतलब ये तो मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा। एंड ग्रेस वॉच्ड जॉन्स ग्लूमी फेस एज ही वॉक्ड थ्रू द स्टोर। अब ग्रेस ने देखा जॉन का बहुत सैड सा फेस, सैडली लुक थी उसके फेस पे, एंड शी न्यू ही वॉज नर्सिंग सम प्राइवेट रेज। ग्रेस को थोड़ा लग रहा था, हिंट सा उसको मिल रहा था कि ये कुछ ना कुछ इसके अंदर ना कुछ प्राइवेट रेज, कुछ ना कुछ गुस्सा है, कुछ पर्सनल चीजें, कुछ है इशू को इतना गुस्सा आ रहा है। एंड सो हर ओन रिसेंटमेंट एंड एग्जैस्परेशन केप्ट ग्रोइंग। और अब जॉन गुस्से में है, शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो उसको भी थोड़ा सा एंगर आ रहा है, उसके अंदर भी अनइजीनेस ही आ रही है। एग्जैस्परेशन केप्ट ग्रोइंग एंड शी सेड क्रिस्पली, उसने भी बड़े तीखे शब्द में उसको बोला, यू आर एंटाइटल्ड टू योर मूड्स ऑन अ हॉट आफ्टरनून। कहती मतलब तुम टोटली बहुत ही मूडी पर्सन हो, ठीक है, जितनी गर्मी है, और मतलब तुम अपने मूड के हिसाब से बात करते हो कि जब तुम्हारा मन है यहाँ पे रुकना है, जब नहीं मन है यहाँ किसी जगह पे नहीं रुकना है। आई सपोज बट इफ आई फील आई डोंट लाइक इट हियर एंड आई डोंट लाइक इट, ठीक है, कहती मैं मुझे लगता है कि अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आई डोंट लाइक इट हेयर, यही रुकना चाहती, देन आई डोंट लाइक इट। कहती अब जब मैं जाना चाहती हूँ तो तुम्हें मतलब इतनी बातें तुम मुझे सुना रहे हो, ठीक है ना। पहले जॉन जाना चाहता था कि गर्मी बहुत है, चलो जल्दी से, यू वॉन्टेड टू गो यूर सेल्फ, कहती तुम खुद जाना चाहते थे पहले यहाँ से। हु लाइक्स टू स्पेंड वेरी मच टाइम इन अ डिपार्टमेंट स्टोर ऑन अ हॉट आफ्टरनून। कहती वैसे भी इतनी गर्मी में डिपार्टमेंट स्टोर में कौन टाइम स्पेंड करना चाहेगा, ठीक है, इतनी भीड़ है, गर्मी है। आई बिगिन टू हेट एवरी स्टूपिड पर्सन दैट बैंग्स इनटू मी। कहती वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो ऐसे ठीक है टकराते रहते हैं, इतनी हर बंदा मुझे स्टूपिड ही लगता है जो ऐसे टकराते रहते हैं इतनी भीड़ में। एवरीबडी नियर मी व्हाट डज दैट मेक मी। तो कहती अगर मैं, ठीक है, मुझे ऐसे लोग बुरे लगते हैं जो ऐसे बिना वजह टकराते हैं भीड़ में, लेकिन कहती इन बातों से क्या प्रूव होता है, व्हाट डज दैट मेक मी, ये चीजें मुझे क्या बनाती हैं। तो कहता है इट मेक्स यू अ स्नॉब। कहता है ये सब बातें तुम्हें क्या बनाती हैं, ये सब बातें ये प्रूव करती हैं कि तुम एक स्नॉब हो, यू आर ए स्नॉब, तुम बहुत ही शोई हो और तुम्हें अपनी स्टेटस की बहुत चिंता है। सो आई एम अ स्नॉब नाउ, शी आस्क्ड एंगरली। तो उसने बड़े गुस्से से पूछा, तो अच्छा स्नॉब हूँ अब मैं एक। सर्टनली यू आर अ स्नॉब ही सैड। तो जॉन ने बोला कि फॉर श्योर तुम स्नॉब ही हो, तो बहुत शो ऑफ करती हो। दे वर एट द डोर गोइंग आउट टू द स्ट्रीट। तो अब वो बाहर निकल रहे थे गली की ओर। एज दे वॉकड इन द सनलाइट इन द क्राउड मूविंग स्लोली डाउन द स्ट्रीट ही वॉज ग्रोपिंग फॉर वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सीक्रेट ही हैड ऑलवेज हैड अबाउट हर। अब जैसे वो बाहर रोशनी में, सूरज की रोशनी में जा रहे थे स्ट्रीट की तरफ, तो जॉन ही वॉज ग्रोपिंग फॉर वर्ड्स, उसको शब्द नहीं मिल रहे थे, ही वॉज सर्चिंग फॉर वर्ड्स कि मैं वो सीक्रेट को डिस्क्राइब करूं, कि मेरे अंदर जो इसको लेके बातें हैं ना वो सब मैं आज इसको बताना चाहता हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू शो हर द मिरर कि तुम कैसी हो, तुम्हारी नेचर कैसी है, आज मैं इसको बताऊंगा। आई हैव ऑलवेज नोन
हाउ यू वुड फील अबाउट पीपल आई लाइक। कहता मुझे हमेशा से पता है हाउ यू वुड फील कि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ ना, तुम उनके बारे में कैसा फील करोगी। हु डिडंट फिट इनटू योर प्राइवेट वर्ड ही सेड। तो उसने थोड़े टॉन्टिंग वे में बोला कि तुम्हारा तो बहुत हाई फाई वर्ड है और तुम्हारे वर्ड में तो, तुम्हारी दुनिया में तो ऐसे जरा नॉर्मल से लोग हैं, तो ऐसे लोग तो फिट ही नहीं होते। यू आर अ वेरी स्टूपिड पर्सन शी सेड। तो उसने बोला कि ये क्या बात हुई, तो कहते तुम बहुत ही स्टूपिड काइंड ऑफ पर्सन हो। हर फेस वॉज फ्लश्ड नाउ। अब उसका फेस एकदम रेड हो गया गुस्से में, नॉट ड्यू टू समर, and it was hard for her to express her indignation, so stared straight ahead as she walked along। तो अब वो एकदम स्ट्रेट चले जा रही है और वो गुस्से में भी है, and it was hard for her कि वो अपनी थोड़ा गुस्सा कैसे शो करे, एक्सप्रेस करे, उसको मुश्किल लग रहा है और वो सीधे से चली जा रही है बस। They had never talked in this way and now they were both quickly eager to hurt each other। तो एक्चुअली उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी दोनों में और आज तक उन्होंने इस तरीके से कभी बात नहीं की थी, लेकिन अभी वो दोनों बस एक दूसरे को हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विद द फ्लो ऑफ वर्ड्स शी स्टार्टेड टू आर्ग्यू विद हिम, देन शी चेक्ड हरसेल्फ एंड सेड कामली, लिसन जॉन, आई इमेजिन यू आर टायर्ड ऑफ माई कंपनी। तो ऐसे बोलते हुए उसने आर्गूमेंट शुरू कर दिए जॉन के साथ, और लेकिन फिर उसने खुद पे कंट्रोल किया, खुद को रोका। शी चेक्ड हरसेल्फ। उसने क्या बोला, बड़े शांत होकर बोला, कहती जॉन देखो सुनो, मुझे लगता है दैट यू हैव बीन फेड अप। कहती यू आर टायर्ड ऑफ माई कंपनी। लगता है तुम ना बस फेड अप हो गए हो मेरी कंपनी से, तो देयर इज नो सेंस इन हैविंग टी टुगेदर। कहती अब कोई मतलब नहीं बनता कि हम साथ में घूमें या साथ में चाय पिए। आई थिंक आई वुड बेटर लीव यू राइट हेयर। कहती मुझे लगता है यहीं पे मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। दैट्स फाइन ही सेड गुड आफ्टरनून। कहता चलो ठीक है फिर। तो उसने ऐसे गुस्से में विश किया गुड आफ्टरनून, गुड बाय गुड बाय। अब दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय बोला। शी स्टार्टेड टू गो। तो उसने अपने रास्ते चलना शुरू कर दिया ग्रेस ने। शी हैड गॉन 2 paces। अभी वो 2 कदम ही गई थी, बट ही रीच्ड आउट डेस्परेटली। लेकिन वो बहुत निराश होके फिर थोड़ा उसके पीछे जाता है, एंड हेल्ड हर आर्म एंड ही वॉज फ्राइटेंड एंड प्लीडिंग प्लीज डोंट गो ग्रेस। अब वो थोड़ी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको अब थोड़ा डर लग रहा है कि ये सच में चली जाएगी। कहता है ग्रेस प्लीज मत जाओ। ऑल द एंगर एंड इरिटेशन हैड लेफ्ट हिम, देयर वाज जस्ट अ डेस्परेट एंजाइटी इन हिज वॉइस एज ही प्लीडेड। अब उसके अंदर जो भी गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, वो दूर हो गया। अब उसको लग रहा है कि हाँ मैंने इसको नाराज कर दिया। अब तो उसके अंदर अब कंसर्न सा था, एंजाइटी आ रही थी, बेचैनी भी आ रही थी, चिंता थी उसके अंदर जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था उसको, प्लीज फॉरगिव मी। कहता प्लीज मेरे को माफ कर दो। आई हैव नो राइट टू टॉक टू यू लाइक दैट। मेरे को कोई हक नहीं मैं तुमसे ऐसे बात करूं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो रूड और व्हाट इज द मैटर। कहता मुझे खुद नहीं पता कि मतलब इतना मैं रूड क्यों हो रहा हूँ, कि बाई नेचर ऐसा नहीं हूँ मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात है। आई एम रिडिकुलस। कहता मुझे मतलब खुद पे ही हंसी आ रही कि मतलब मैं ऐसा इंसान तो हूँ ही नहीं। आई एम वेरी वेरी रिडिकुलस, प्लीज यू मस्ट फॉरगिव मी, डोंट लीव मी। कहता प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे को ऐसे छोड़ के मत जाओ। He had never talked to her so brokenly, and his sincerity, the depth of his feeling, began to stir her। तो यहाँ पे जॉन जो है उसने इतना इमोशनली लो खुद को कभी नहीं फील किया था, और उसने कभी इस ढंग से उससे बात नहीं की थी, और उसके अंदर जो सच्चाई थी, उसकी फीलिंग्स में जो डेप्थ थी, इन चीज़ों ने ग्रेस के अंदर एक हलचल पैदा कर दी। While she listened, feeling all the yearning in him, they seemed to have been brought closer together by opposing each other than ever before, and she began to feel almost shy। तो जब उसने उसको सुना ऐसे वो माफ़ी मांग रहा था, और उसके ग्रेस को फील हुआ कि उसके अंदर एक उदासी है, एक तड़प है, यर्निंग है, और इस लड़ाई के बाद, इस आर्गूमेंट के बाद जो दोनों आपस में आर्गूमेंट कर रहे थे, उन दोनों में फील किया कि वो पहले से इतने करीब वो कभी नहीं आए थे जितने करीब वो अब आ गए हैं। और इनफैक्ट ग्रेस के अंदर एक शर्माने वाली फीलिंग ही आ गई। अब लड़ाई ने उन दोनों को एक्चुअली बहुत करीब ला दिया। पहले बहुत लड़ रहे थे, लेकिन उसी लड़ाई ने दोनों को एक दूसरे के काफ़ी करीब ला दिया था, और उनको फील हो रहा था कि हमने बेकार में एक दूसरे को हर्ट किया। हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अदरवाइज। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर, आई सपोज वी आर बोथ इरिटेबल, इट मस्ट बी द वेदर, शी सेड। कहती मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि बात क्या है। कहती मुझे लग रहा है आई सपोज कि हम ना दोनों ही इरिटेबल से हैं, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे इरिटेट किए जा रहे हैं। कहती शायद वेदर ही ऐसा है। कई बार कहते हैं वेदर का भी इफेक्ट होता है, मे बी वेदर ही ऐसा है, तो हमारे मूड भी वेदर के हिसाब से ही चेंज हो रहे हैं।
बट आई एम नॉट एंग्री जॉन, कहती लेकिन जॉन डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। ही नोडेड हिज हेड मिजरेबली, तो उसने अपना सर हिलाया बहुत दुखी मन से, मिजरेबली। ही लॉन्ग्ड टू टेल हर दैट ही वॉज श्योर शी वुड हैव बिन चार्मिंग टू हिज फादर। वो उसको बताना चाहता था कि उसे पूरा यकीन था कि अगर वो उसके फादर से मिलती, शी वुड हैव बिन चार्मिंग, तो उसने बहुत अच्छे से बड़े प्यार से मिलना था उसके फादर से, क्योंकि वो ग्रेस ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो जॉन ही अपने मन में बातें बनाए जा रहा था। बट ही हैड नेवर फेल्ट सो रेस्ड इन हिज लाइफ, लेकिन उसने ज़िंदगी में खुद को इतना लो कभी नहीं फील किया, इतना यूजलेस, इतना नीच, जैसे हिंदी में वर्ड कहते हैं रेस्ट के लिए, कभी नहीं फील किया था उसने। ही हेल्ड हर आर्म टाइट एंड एज इफ ही मस्ट होल्ड इट, और वट ही वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड वुड स्लिप अवे फ्रॉम हिम। तो उसने उसकी आर्म को टाइटली पकड़ा और ऐसे होल्ड किया जैसे वो, मतलब दुनिया में उसको यही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए थी, ही वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और वो कभी नहीं चाहेगा कि ग्रेस साथ छूट जाए। येट ही केप्ट थिंकिंग, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी सोचता रहा, एज ही वुड एवर थिंक, जैसे कि वो अब हमेशा जो चीज़ वो हमेशा सोचेगा लाइफ में, ऑफ हिज फादर वॉकिंग अवे क्वाइटली विद हिज हेड नेवर टर्निंग। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये चीज़ और भी है जो परमानेंट उसके माइंड में इफेक्ट रहेगा, वो अपने फादर की जो जाने का तरीका था उसको कभी नहीं भूल पाएगा कि फादर चुपचाप चले गए थे क्वाइटली, और एक बार भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि फादर भी हर्ट हुए थे कि जॉन ने मुझे इतना टोटली अवॉइड किया, इग्नोर किया, जस्ट बिकॉज ही इज़ विद his girlfriend. So the story is complete now. I hope you like the video. If you like it, then please like, share and comment also. मिलते हैं next video में. See you soon. Till then, God bless. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।